नमस्कार दोस्तों, सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं नॉर्मल सभी प्लांट्स के अंदर, या ख़ास तौर से अगर अपन बात करें तो प्रकाश श्वसन जो होता है वो प्लांट का एक विशेष लक्षण है। ठीक है, पहली चीज़ देखेंगे कि भाई एक तो टर्म आता है नॉर्मल श्वसन। ये तो क्या है? नॉर्मल श्वसन है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कह सकते हैं, जिसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाता है, ये कह सकते हैं अपन। इसके साथ में इसमें क्या बनती है? एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीजन यूज में आती है, प्लस CO2 निकलती है। ये तो क्या है? नॉर्मल श्वसन। तो नॉर्मल श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में CO2 निकलती है। वो नॉर्मल श्वसन है। यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर फोटो रेस्पिरेशन। देखो, प्लांट्स में खास तौर से अगर आप देखोगे C3 प्लांट्स, में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। कौन सी पादभूमि होता है ये? C3 प्लांट्स में होता है। कब होता है? जब लाइट की इंटेंसिटी अधिक हो। कब? दिन के समय। जब दिन के समय प्रकाश तेज हो जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? दिन के समय जब प्रकाश तीव्र हो जाता है उस टाइम पर रूबिस्को एंजाइम CO2 की जगह O2 से जुड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये साइकिल कब चलता है? खास तौर से C3 प्लांट्स में चलता है जब दिन का समय हो, लाइट की इंटेंसिटी अधिक हो, तीखी लाइट हो। उस टाइम पर रूबिस्को एंजाइम है, उसकी जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है वो तो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसकी जो एफिनिटी है CO2 के प्रति धीरे धीरे घटती जाती है, और ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अब रूबिस्को किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ में। तो रूबिस्को के जो सबस्ट्रेट होता है, रूबिस्को एंजाइम जो है, एंजाइम का सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है भाई? इसका सबस्ट्रेट जो होता है वो अपन सभी जानते हैं, सबस्ट्रेट वो क्या होता है? रूबिस्को राइबोलोज, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट, जिसे RUBP कहते हैं। जो कितने कार्बन का है? शुगर 5 कार्बन का है। ये इसका सबस्ट्रेट होता है। अब ऑक्सीजन जो है इसके साथ में बाइंड होता है, तो कार्बन संख्या अभी भी कितनी रही? 5 ही रही। तो यहाँ पे अब अपन देखेंगे इस चक्र में, ठीक है ना, फोटो रेस्पिरेशन में प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है, जिसे अपन ग्लाइकोलेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? ग्लाइकोलेट कहते हैं। इसलिए इस चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसे कहोगे C2 साइकिल।
इसलिए इस चक्र को क्या कहा जाता है, C2 चक्र कहा जाता है। दूसरी चीज़, इस चक्र में कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, एटीपी या एनर्जी नहीं बनती, एनर्जी नहीं बनती। इसलिए ये कैसा है, यूजलेस पाथवे। ये बायोलॉजी या प्लांट्स का कैसा भी यूजलेस पाथवे है, इसका कहीं भी कोई यूज नहीं आता है, ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बस इसका इतना सा है कि ये एटीपी और ऑक्सीजन वगैरह को यूज में लेता है, लेकिन ऊर्जा नहीं बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स यूज आते हैं। कितने कोशिकांग भाग लेते हैं इसमें, 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कोशिकांग अपन इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे या फिर इसको इस प्रकार से बनाने के बजाय अपन थोड़ा इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि पूरा डायग्राम एक साथ आ जाए। देखो यहाँ पे ये क्या है, पहला कोशिकांग है, ये दूसरा कोशिकांग है और ये तीसरा कोशिकांग है। 3 कोशिकांग इसमें काम आते हैं। पहला कोशिकांग जो होता है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्ट होता है। दूसरा प्रोक्सिसोम बीच में आता है, लास्ट में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो कभी पूछा जाए आपसे कौन से कोशिकांग आते हैं, तो 3 कोशिकांग हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम उपस्थित है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, रूबिस्को। रूबिस्को नाम है। रूबिस्को का पूरा नाम जो क्या है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी यहाँ पर कम है, ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी अधिक है। ड्यू टू लाइट की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण से कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बंद हो जाती है और ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले इसमें प्रवेश करती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्रवेश कर गई। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पहले से एक सबस्ट्रेट है, पाँच कार्बन का RUBP, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब इसकी उपस्थिति में किस एंजाइम की, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये 2 पदार्थ बनाता है, एक तो 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का। 3 कार्बन और 2 कार्बन का। 2 कार्बन का जो पदार्थ है वो बनाएगा फॉस्फो ग्लाइकोलेट। क्या बना है, 2 कार्बन का बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट और यहाँ पर 3 कार्बन का जो है वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये बना है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे ये जो पहला पदार्थ है ये क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट जो आगे जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ अगर अपन देखेंगे ये किस में कन्वर्ट होता है भाई,
यहाँ पे ये एक फॉस्फेट को त्याग कर, फॉस्फेट को यहाँ पे छोड़ेगा तो ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो गया? ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लाइकोलेट इससे प्रवेश करते हुए किस में प्रवेश कर गया? प्रोक्सिसोम में। तो आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है कि क्लोरोप्लास्ट से प्रोक्सिसोम में प्रवेश करने वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? तो ग्लाइकोलेट। अब यहाँ पे आ गया, ये ग्लाइकोलेट आ गया, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट होगा किस में? तो ये हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइओक्जिलेट में। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है ग्लाइओक्जिलेट में। ग्लाइओक्जिलेट, ये भी कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट इनटू ग्लाइओक्जिलेट। ग्लाइओक्जिलेट जो है एक एमिनो ग्रुप NH2 को यूज में लेते हुए कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में। किस में कन्वर्ट होगा? एक एमिनो एसिड बनाएगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। ये एमिनो एसिड बन गया। ये एमिनो एसिड जो है यहां से प्रवेश करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोक्सिसोम से कौन सा कंपोनेंट प्रवेश करता है? तो ग्लाइसिन प्रवेश करता है। अब अपन कहें कि ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल, दो कार्बन का ये और 2 कार्बन का ये, अगर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, 2 ग्लाइसिन आपस में मिलकर एक तीसरा कंपोनेंट का निर्माण करे, इस प्रकार से यहां पे कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन का एक कंपोनेंट हो और 4 कार्बन है वो टूटे, 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 1 कार्बन है वो तो CO2 बना देगा और 3 कार्बन का जो है वो बनेगा सीरीन एमिनो अम्ल। ये कौन सा एमिनो अम्ल बना है? कौन सा एमिनो एसिड बना है? सीरीन एमिनो एसिड बना है 3 कार्बन का। और ये जो CO2 है ये यहाँ पर श्वसन के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। अपन ने यही पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो तो यूज में आएगी और निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है क्या? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कह रहे हैं श्वसन का ही दूसरा रूप है। बस इसमें अंतर किस चीज़ का है कि इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए प्लांट में ये एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में काम आता है। यहाँ पे सीरीन है। सीरीन जो होता है, ये सीरीन एमिनो अम्ल जो है, ये सीरीन ये प्रवेश किस में करता है भाई? प्रोक्सिसोम के अंदर। ये सीरीन किस में आ गया? इसके अंदर आ गया, 3 कार्बन का। ये सीरीन एमिनो अम्ल को छोड़ देगा यहाँ पे, मतलब इसको एमिनो ग्रुप को छोड़ देगा। NH2, ये NH2 कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, वापस यहाँ यूज में आएगा। एक जो है NH2 यहाँ भी रिलीज होगा। क्यों? एक NH2 इस ग्लाइसिन के पास है, एक NH2 इसके पास है, तो यहाँ पे 2 ग्लाइसिन, एक NH2 तो इसके पास आ गया, सीरीन के पास एक फ्री हो गया। ये फ्री वाला जो है वो वापस से यहाँ पर यूज में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे, आगे अपन देखें, यहाँ पे सीरीन जो है वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी पायरवेट। हाइड्रोक्सी पायरवेट, ये भी कितने कार्बन का बना भाई? 3 कार्बन का बना है हाइड्रोक्सी पायरवेट। और हाइड्रोक्सी पायरवेट जो है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरेट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरेट में। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ये ग्लिसरेट जो है ये पुनः प्रवेश करेगा, ये ग्लिसरेट आ गया 3 कार्बन का, और यहाँ पे ATP यूज में लिया जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब ये साइकिल वापस इसके अंदर आ गया। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे सिर्फ अर्थ ये निकल रहा है कि इसमें एनर्जी यूज़ आ रही है, वेस्ट जा रही है, ATP यूज़ में आ रही है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ भी नहीं मिला। कहीं भी इसमें कोई ऐसी स्टेप नहीं है जिसमें आपको एनर्जी मिली हो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक NAD से एक NADH2 बनता है, तो वो NADH2 यहाँ पे यूज आ जाता है, वापस क्या बना देता है, NAD+ बना देता है। कहीं यूज में नहीं आया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो ये ग्लिसरेट है ये ATP को यूज में लेता है, और ATP को यूज में लेते हुए किस में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है। ATP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। इसका मतलब एक ATP जरूर यूज में आई है एनर्जी बनाने की बजाय। जबकि होता क्या है, जब श्वसन होता है, श्वसन का एम या उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि इसमें एनर्जी बने। कोई भी एनिमल हो, अपन है, प्लांट है, सभी श्वसन करते हैं, और श्वसन के दौरान क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उनसे एनर्जी अपने को प्राप्त होती है, जिसके कारण से सभी कोशिकाओं को अपनी खुराक या करेंसी मिलती है ताकि वो जीव जो है वो जीवित रह सके। लेकिन इसमें कहीं भी एनर्जी है वो यूज में नहीं आई है, बल्कि इसमें एनर्जी यूज आ रही है। प्रोड्यूस करने की तो दूर की बात है, इसमें एनर्जी क्या है, यूज में आ रही है, बन कहीं नहीं रही है। इसलिए इस पूरे पाथवे को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर यूजलेस पाथवे के नाम से जाना जाता है। और केवल C3 प्लांट्स में इस प्रकार का जो पाथवे वो देखने को मिलता है। और C3 में भी कब देखने को मिलता है, दिन के समय जब लाइट की इंटेंसिटी अधिक हो, उस टाइम पर रुबिस्को जो काम है वो उल्टा करने लगता है। रुबिस्को एंजाइम जो है उल्टा काम करने लगता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ में इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये पाथवे चलता रहता है। आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर अपन देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन से निकल के कौन से में जाता है। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से प्रोक्सियोसोम में जाता है, ग्लाइसिन निकल कर प्रोक्सियोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से प्रवेश करता है प्रोक्सियोसोम में, और यहाँ पर ग्लिसरेट जो है वो प्रवेश करता है प्रोक्सियोसोम से वापस किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ये स्टेप है इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से ये पाथवे जो है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसमें से शायद कोई भी डाउट आपके नहीं रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट सभी स्टूडेंट्स के किसी के भी रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो। यहीं पर आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।